नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इसके पहले हम बाल मनोविज्ञान के 2 वीडियो बना चुके हैं। ये पार्ट 3 है और इसमें हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तब तक आप वीडियो को लाइक करके अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन से बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? ऑप्शन है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, या यह एक अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। यहाँ पे केवल आया हुआ है और यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। यानी दिया गया है कि बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। तो यह राइट आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ डैश डैश शिक्षक को योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, या फिर शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्ट करने के योग्य बनाती है। अगला प्रश्न है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? ऑप्शन है विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो विकास क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह गलत हो गया। विकास जो है, विकास की सभी प्रक्रियाएं क्या होती है? अंतः संबंधित होती है, तो ये भी गलत हो गया। विकास हमेशा रेखीय नहीं होता, यह भी गलत हो गया। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। सभी की विकास दर समान नहीं होती, अर्थात भिन्न भिन्न होती है। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या शिक्षार्थी के सामाजिक स्तरों को पहचानने में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ, शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या फिर अंतः क्रिया का सिद्धांत। यानी विकास कभी समाप्त न, यानी जब समाप्त नहीं होगी, यानी यह निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रतिवर्ती, या फिर निरंतरता। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। प्रतिवर्ती जो है यह मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, शिक्षा पद्धतियों के सिद्धांतों के आधार पर, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या फिर शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने
विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या फिर शिक्षा मनोविज्ञान। तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है विद्यार्थियों के क्षमताओं को समझने के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न है, शिक्षक बाल मनोविज्ञान विज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है या फिर आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, ए, बी, सी और ए, सी, यानी ये सभी जो है आपके जो विकल्प है यानी सेंटेंस कथन है सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का या मानव की व्यक्तिगत भिन्नताओं का। तो आप सभी लोगों ने परिभाषा पढ़ा होगा कि मानव विज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। इसे मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान भी कहा जाता है। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगला प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या फिर विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित करें, शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है या फिर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? बुद्धि, शारीरिक कारक, आनुवांशिक गुण। ऑप्शन है केवल ए एवं बी, केवल सी या ये सभी। तो राइट आंसर चला जाएगा ए, बी, सी अर्थात ये सभी के साथ, इन सभी के साथ। ऑप्शन नंबर 4 के साथ, बुद्धि, शारीरिक कारण और मानसिक गुण जो है बालक के विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक है। अगला और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन घटनाएं। तो आप सभी जानते हैं, अभी आपने ऊपर आंतरिक कारक देखे और यहाँ पे बाह्य कारक पूछा गया। तो आर्थिक स्थिति भी बाह्य कारक है, सामाजिक स्थिति भी बाह्य कारक है और जीवन की जो भी घटना है वो सभी क्या है? बाह्य कारक है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, अर्थात ये सभी विकल्प सही है। तो दोस्तों ये थे बाल मनोविज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके यूपी टेट के एग्जाम के लिए थे। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।